नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप, एम्स के डॉक्टरों ने हाथ में बांधी काली पट्टी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। ड्रग तस्करी रोकने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे भारत और म्यांमार। देश में विदेशी मुद्रा भंडार 579 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। टाइम मैगजीन ने जो बिडेन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से चुना पर्सन ऑफ द ईयर। और बहरीन सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में मुहैया कराएगी कोरोना वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने वाले सरकार के फैसले के खिलाफ निजी अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं आज बाधित रहीं और कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर काम किया। इसके साथ ही देशव्यापी हड़ताल को इन डॉक्टरों ने अपना समर्थन दिया। यह देशव्यापी हड़ताल आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक थी। दरअसल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार करने वाले चिकित्सकों को कई तरह के ऑपरेशन करने की अनुमति देने वाले सरकारी फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी की थी कि आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर अब 58 तरह की सर्जरी सीख सकते हैं और स्वतंत्र रूप से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आईएमए ने नीति आयोग द्वारा समितियों के गठन पर भी आपत्ति जताते हुए कहा है कि इन समितियों से सिर्फ मिक्सोपैथी को प्रोत्साहन मिलेगा। आईएमए सर्जरी की अनुमति देने वाली अधिसूचना वापस लेने और समितियों को भंग करने की मांग कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि चिकित्सा की सभी पद्धतियों को अपने अनुसार विकसित होने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पथराव की घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सोमवार को तलब किया है। मंत्रालय ने इस मामले में गुरुवार को ही राज्य सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति तथा इस घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्रालय ने एक और कदम उठाते हुए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को एक चिट्ठी भेजकर सोमवार को तलब किया है। सूत्रों के अनुसार यह कदम राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद उठाया गया है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को जब डायमंड हार्बर जा रहे थे तो उनके काफिले पर पथराव किया गया था। बुधवार को भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जेपी नड्डा की सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही का मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि केंद्र सरकार इस घटना का गंभीरता से संज्ञान ले रही है। भारत और म्यांमार ने सीमाओं पर नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए सूचनाओं तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का निर्णय लिया है। भारतीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी और म्यांमार की मादक दवा दुरुपयोग नियंत्रण केंद्रीय समिति के बीच गुरुवार को हुई 5वीं द्विपक्षीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और मादक दवा दुरुपयोग नियंत्रण केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने म्यांमार का नेतृत्व किया। राकेश अस्थाना ने विशेष रूप से हेरोइन और एम्फेटेमाइन टाइप स्टिमुलेंट्स एटीएस की तस्करी से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली दवाओं का अधिक दुरुपयोग चिंता का कारण है। भारत म्यांमार सीमा में सिंध के अलावा बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्ग से नशीली दवाओं की तस्करी दोनों देशों के लिए चुनौती के रूप में सामने आई है। एनसीबी इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए म्यांमार के साथ जानकारी और सहायता साझा करने के मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। जनरल विंग नेंग ने याबा टेबलेट के उत्पादन के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला, जिसके कारण इस क्षेत्र में गंभीर चिंता पैदा हुई। हालांकि भारत और म्यांमार के बीच पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहयोग तंत्र में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी तथा तस्करी की गतिविधियों की अगुवाई करने वालों के बारे में
प्रत्येक स्तर पर लगातार जानकारी के आदान प्रदान का तंत्र विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। दोनों देशों ने मादक पदार्थों की जब्ती के मामले, नए नशीले पदार्थों और इनकी अगुवाई करने वालों के खिलाफ जांच पड़ताल करने के लिए समयबद्ध रूप से खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने से संबंधित मौजूदा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सूचनाओं तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का भी निर्णय लिया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 579.35 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 27 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 46.9 करोड़ डॉलर घटकर 574.82 अरब डॉलर रह गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 3.93 अरब डॉलर बढ़कर 537.39 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान स्वर्ण भंडार भी 53.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 35.73 अरब डॉलर रहा। आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 4.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.73 अरब डॉलर पर और विशेष आहरण अधिकार 1.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 1.51 अरब डॉलर दर्ज किया गया। विश्वविख्यात टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। अमेरिकी गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टन ने पुरस्कार के विजेता की घोषणा करते हुए कहा, 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। गौरतलब है कि जो बिडेन ने इसी वर्ष नवंबर में हुए चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है तथा कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत एवं पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। साल 2016 में टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बहरीन के शासक हमद बिन ईसा खलीफा ने स्वास्थ्य अधिकारियों को देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह जानकारी बहरीन के सरकारी न्यूज़ BNN ने गुरुवार को दी। न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमद बिन खलीफा की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर हुई सरकार की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद इस आदेश की घोषणा की गई। समिति ने देश भर के 27 चिकित्सा केंद्रों पर इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने तथा उन्हें मुफ्त में नागरिकों तक पहुंचाने की योजनाओं तथा तैयारियों के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुरू में प्रतिदिन 5000 ऐसे व्यक्तियों को टीका लगाने का इरादा व्यक्त किया जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है और फिर इसे प्रतिदिन 10,000 तक किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब तथा कुवैत ने अपने नागरिकों को मुफ्त में कोरोना-19 वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की थी। बहरीन ने 4 दिसंबर को बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।